1872 1872 का ये एक्ट है। तो पहले हम अंदर जाने से पहले कुछ जनरल चीजें देखेंगे, उसकी इंडेक्स को हम निकाल करेंगे, है ना, जिससे कि कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं खासतौर से यूपी पीसीएस के प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इंडेक्स बेस्ड बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले इसका नाम हमने देखा तो लिखा है भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो एक्ट है 1872 का एक्ट है। और जब हम सेक्शंस को देखते हैं या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो भागों में बांट सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को टू पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्या है स्पेसिफिक प्रोविजंस या स्पेशल प्रिंसिपल्स। एक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है स्पेसिफिक प्रोविजंस। तो जनरल और जैसे अभी हम जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो इंडेक्स में दिख रहा होगा आपको तो 238 सेक्शन दिख रहे होंगे। उसके बाद 239 से लेकर के 266 जो आपके वेयर एक्ट में नीचे दिख रहा होगा उसके नीचे लिखा होगा रिपील्ड, दिख रहा है ना? यस सर। तो ये जो रिपील्ड हो गए हैं ये इसका अलग से एक्ट बन गया है। तो कौन सा एक्ट है ये? पार्टनरशिप एक्ट। जो पहले इसमें था अब अलग से इसका सेपरेट एक्ट बन गया है। और इसमें जब हम लगातार जाते हैं सेक्शन फर्स्ट से लेकर के तो सेक्शन फर्स्ट से लेकर 75 तक तो सेक्शन है, फिर 76 से लेकर 123 तक फिर हमें रिपील्ड दिखाई पड़ रहे हैं। जो पहले इसमें थे अब इसमें नहीं है, वो भी रिपील्ड होकर नया एक्ट बन गया है। और कौन सा एक्ट हो गया है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो अब पूरे इसको हम देखें, इसको हम क्लासिफाइड करें इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को, तो पहले आपका जनरल प्रिंसिपल्स है। जनरल प्रिंसिपल्स ये है सेक्शन 1 से लेकर 75 तक। फिर 76 से हम देखते हैं सेक्शन 76 से लेकर 123 तक, 76 से 123 तक जो इसमें रिपील दिख रहे हैं हमको इस वेयर एक्ट में, परंतु किसका पार्ट हो गए हैं अब? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सोगा जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फिर 75 तक जनरल प्रिंसिपल्स, यानी कि हमारे जो मतलब कि जो मेन रूप से वेयर एक्ट हम पढ़ेंगे, जो ये हमारे वेयर एक्ट में दिख रहा है, पहले हमें जनरल प्रिंसिपल्स 1 से लेकर 75 तक, 76 से 123 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। फिर आपका सेक्शन 124 से फिर शुरू हो गया है। सेक्शन 124 से 238 तक, सेक्शन 124 से लेकर 238 तक ये फिर आईसीए का ही पार्ट है। ये जनरल प्रिंसिपल्स हो गए और ये स्पेसिफिक प्रोविजन हो गए। स्पेसिफिक प्रोविजन हो गए 124 से लेकर 138 तक। अब हम 238 से आगे बढ़ते हैं, 239 से 266 सेक्शन 239 से लेकर 266 तक ये रिपील्ड है अब, परंतु अब जो पार्ट बन गए, पहले रिपील्ड आपके हो गए और अभी जो पार्ट बन गए किसका? ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा ये फॉर्मूला मतलब ये जो है प्रोविजन उसके बारे में भी जनरल चीजें बता रहा हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जो हमारे में है अभी इस वेयर एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमने दो भागों में बांट दिया। पहले जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये आपका हो गया 1 से लेकर 75 तक, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये 76 से 123 रिपील्ड है और ये भी रिपील्ड है। और रिपील्ड होकर ये पार्ट बन गया सोगा का और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। इतनी बात समझ में आई? तो मैं यहां पर स्पेसिफिक प्रोविजंस या स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूं।
मैंने यहां पर लिखा 1 से लेकर 75 तक, क्यों इनको मैं जनरल प्रिंसिपल्स बोल रहा हूं, क्योंकि इसको कभी पढ़ेंगे नहीं। ये जो रिपीट हो गए हैं सेक्शन 76 से लेकर 123 तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, यूपी पीसीएस में नहीं आता, जब शायद बिहार जुडिशरी में, एक जुडिशरी में आता है, पर यूपी जुडिशरी में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं आता है। ठीक है, ऐसे ही आपका ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिपीट हो गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भारतीय भागीदारी अधिनियम बन गया है, परंतु ये यूपी पीसीएस में आता है और ये मेंस में आता है, ओनली मेंस। यूपी पीसीएस ओनली मेंस आता है, यूपी की बात कर रहा हूं। और ये वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये प्री मेंस दोनों में आता है। ओके, ये प्री और मेंस दोनों में मिलेगा। सर व्हाट अबाउट सुगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये कुछ ही जैसे मान लो, आई थिंक बिहार में शायद आता है, हरियाणा में भी, हाँ हरियाणा में भी आता है। व्हाट अबाउट पीसीएस? यूपी पीसीएस में नहीं आता। यूपी पीसीएस में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं आता, ना प्री में आता ना मेंस में आता। सो वी ओनली फोकस हियर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिकली। ठीक है, तो अभी हम इनको नहीं पढ़ते हैं, इनको भी हटा देते हैं। समझ में आ गया आपने? इंडियन, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, लॉ दो प्रकार का होता है, कोई भी लॉ दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा? एक सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा प्रोसीजरल लॉ। मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि। मौलिक विधि, प्रक्रियात्मक विधि क्या होती है? मौलिक विधि यानी कि मौलिक विधि है तो मौलिक विधि किसको कहते हैं? वह लॉ जो राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज को डिटरमाइन करती है, जो बताती है, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? हाँ, हाउ द सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीड। हाँ, कि किस प्रकार से मौलिक विधि को एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस प्रकार की प्रोसीजर को अपनाया जाएगा। मतलब यहां तो सीधे सीधे सब्सटेंटिव लॉ ने ये बता दिया कि ये राइट है, ये लायबिलिटी है, ये ड्यूटी है, परंतु ये राइट, लायबिलिटी, ड्यूटी तक पहुंचेंगे कैसे, उसके लिए कौन सा मोड चाहिए। तो जो मोड चाहिए, ये जो प्रक्रिया चाहिए, खासतौर से वो जो कोर्ट में हम एडॉप्ट करेंगे, इस मोड को, इस प्रोसीजर को हम प्रोसीजरल लॉ में पढ़ते हैं। तो प्रोसीजरल लॉ दो प्रकार के आप सब जानते हैं, एक होता है सीपीसी और एक सीआरपीसी। सिविल लॉ में सीपीसी लागू होगी, क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी लागू होगी। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये प्रक्रिया को नहीं बता रहा, प्रक्रिया को नहीं बता रहा है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। तो ये पार्टीज की राइट, लायबिलिटी, ड्यूटीज को बता रहा है। ठीक है, ओके। तो आप चाहो तो शुरुआत में लिख सकते हैं लॉ दो प्रकार के। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब हम इसका नाम देखते हैं प्रीएम्बल से पहले, तो यहां पर शब्द का प्रयोग हुआ है एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का 9वें नंबर का एक्ट। कभी कभार बाई चांस कभी ऑब्जेक्ट में पूछ लेते हैं, 9वें नंबर का है। ओके, तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। दूसरा, जब हम इसकी, चलो प्रीएम्बल, चलो ये भी लिख लीजिएगा। जब हम इसकी प्रीएम्बल को देखते हैं ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रीएम्बल को, तो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है संविधाओं से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना। तो यहां पर जो वर्ड का प्रयोग हुआ है कतिपय भाग, whereas it is expedient to define and amend certain part of law relating to contract। तो ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? सर्टेन लॉज का होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित सर्टेन पार्ट को ही डिफाइन और अमेंड कर रहा है। तो चूंकि यहां पर वर्ड का प्रयोग हुआ सर्टेन, तो सर्टेन का मतलब, अगर यहां पर सर्टेन नहीं लिखा होता या फिर ये प्रयोग होता to define and amend all parts of law relating to contracts, का मतलब इट इज कंप्लीट, इट इज एग्जॉस्टिव लॉ। परंतु यहां पर चूंकि शब्द का प्रयोग हुआ है कौन सा? सर्टेन, कतिपय, इसका मतलब कुछ, नॉट ऑल। तो इसलिए कभी कभार बाय चांस ये पूछ ले, तो जहां पर सर्टेन जो प्रीएम्बल में शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सर्टेन का मतलब यहां पर डैश करके वहां पर लिख सकते हैं ओनली सम पार्ट ऑफ लॉ, नॉट ऑल, नॉट होल। ठीक है, इट मींस इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। समझ में आ गया? क्यों पूर्ण नहीं है? क्वेश्चन पूछा जाए क्यों पूर्ण नहीं है? बिकॉज प्रीएम्बल में शब्द का प्रयोग हुआ कतिपय, कतिपय यानी कि सर्टेन, ना कि संपूर्ण नहीं है। सभी शब्द, सभी विधि को प्रयोग नहीं कर रही है, कंप्लीट नहीं कर रही है, कुछ भाग। ठीक है, तो यदि आता है तो आप ध्यान रखिएगा, तो अपने नोट्स में या फिर वेयर में इस बात को मेंशन कर लीजिएगा। ये संपूर्ण नहीं है, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। और यहां पर जब हम प्रीएम्बल में लिखेंगे तो नेक्स्ट लाइन से फिर लिखेंगे प्रीएम्बल में ही अपने नोट्स में। नोट्स में दो चीजें लिखी हुई है प्रीएम्बल में, डिफाइन एंड अमेंड। तो आप ऐसे लिख सकते हैं,
डिफाइन एंड अमेंड। इसको डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ, certain parts of law relating to contract। वैसे लगे ना तो इसमें बैटरी कम बातें नहीं। ओके, तो प्रीएम्बल में जो यूज हुआ है डिफाइन एंड अमेंड, दो शब्द हैं, डिफाइन और अमेंड। Whereas it is expected to define and amend certain part of law relating to contract। तो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, ये जो हम चूंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो लॉ है, जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो लॉ है, उसके कुछ भाग को हम डिफाइन कर रहे हैं और अमेंड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सर्टेन है, इसका मतलब सम पार्ट, नॉट होल। इससे यह दर्शित हो रहा है कि एग्जॉस्टिव नहीं है, तो किस कुछ पार्टों को ही क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है और अमेंड कर रही है। Right, clear? Yes, sir. Only certain part of law relating to contract it is defining and amend। It is define and amend law relating to certain part of contract। संविदा विधि से संबंधित कुछ भागों को ही संशोधित और परिभाषित कर रही है। आई थिंक यहाँ तक कुछ है। हमने दो भागों में डिवाइड किया है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक प्रोविजंस। ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल्स क्यों बोल रहे हैं? हाँ, सामान्य बातें का मतलब ये लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल है, इसका मतलब ऐसी कुछ सामान्य चीज होंगी जो सफल लागू। क्योंकि सर सोगा में और पार्टनरशिप में आप देखोगे तो वहाँ जनरल प्रिंसिपल दे नहीं रखे, तो यहीं से अडॉप्ट किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही सही बात है। कई जगह हम पढ़ते हैं लॉ में, तो वहां पर ये मेंशन कर दिया जाता है कि जैसे एसआरए में हमने पढ़ा या कहीं भी हम पढ़ते हैं कि भाई यदि कोई शब्द है और कॉन्ट्रैक्ट में उस शब्द का अर्थ दिया है और यहाँ पर अर्थ नहीं दिया है, तो सेंस किससे लगाएंगे हम? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। क्यों? क्योंकि जनरल प्रिंसिपल है। जनरल का मतलब ये हो गया ऐसी कुछ बातें जो सब पर लागू होंगी, ऐसी कुछ बातें जो सब पर लागू होंगी, ऐसी जनरल लॉ एंड स्पेसिफिक लॉ। जनरल लॉ जो सब पर लागू होने वाला है जैसे आईपीसी, स्पेसिफिक लॉ जो विशिष्ट व्यक्तियों पर लागू होगा जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ या विशिष्ट एरिया पे लागू होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ ऐसे प्रोविजन है सेक्शन 1 से लेकर 75 तक जो सारे संविदा से संबंधित बातों पर लागू होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ये दोनों यदि कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को लेकर के, कोई संविदा करना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को लेकर के, तो ये कैसा होना चाहिए? मेजर। ये कैसा होना चाहिए? मेजर और साउंड। और जो लॉ कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो लॉफुल होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, अनलॉफुल चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं इस चीज में, ये जनरल प्रिंसिपल है। ये जनरल प्रिंसिपल है। तो ये जनरल प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट कोई भी करो, कॉन्ट्रैक्ट आप कोई भी करो, ये जनरल प्रिंसिपल सब पर लागू होगा। समझ में आया? आप कॉन्ट्रैक्ट करें कोई भी, ये सब पर लागू होगा। तो सेक्शन 1 से लेकर 75 तक इस एक्ट में कुछ ऐसी सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे लॉ हैं जो सारी संविदा से संबंधित बातों पर लागू होंगे। पर यदि हम बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोविजंस या स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्यों कह रहे हैं? ये स्पेसिफिक या स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि हर जगह नहीं है ये चीजें। जैसे 124 से हम देख रहे हैं तो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दूसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और तीसरा क्या है? बेलमेंट। उसके बाद क्या है? प्लेज भी उसी का पार्ट समझा जाता है, प्लेज। फिर उसका एजेंसी। तो सेक्शन 75 तक कुछ सामान्य बातें हैं जो सब पर ही लागू होंगे, और जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का मतलब 76 नहीं, आगे का मतलब 124 से लेकर 238 तक हम देखते हैं, तो वहां पर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो चीजें केवल वहीं पर ही लागू होंगी, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में वो लागू नहीं होंगी। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति की संविदा, तो वहीं पर ही लागू होगा। जब हम बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो जब गारंटी से संबंधित कुछ संविदा चल रही होंगी तो वो प्रोविजन वहां पर ही लागू होंगे। ऐसे ही बेलमेंट है और इसी प्रकार से एजेंसी की। समझ में आया? यस सर। तो यहां पर जो हमें दिख रहा है, जो मैंने आपको 4 चीजें बताई, इसको मिटाता हूं। मैंने 4 कॉन्ट्रैक्ट में से डिवाइड किया।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी शुरू होता है आपका 124 से, 124 25, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कि 124 से लेकर कहां तक 147 नहीं 100 नहीं, हाँ इन दोनों को हम बांट दें, ये वैसे स्पेसिफिक रूप से 124 है और ये स्पेसिफिक रूप से 126 है, हम इन दोनों को ऐसे कर सकते हैं 124 से लेकर 147 है ना, क्योंकि 148 में क्या है उपनिधान बेलमेंट, तो बेलमेंट को आप सेक्शन 148 से लेकर के कहां तक 181 तक, और एजेंसी कहां से है सेक्शन 182 से लेकर 238 तक, है ना, ऐसे ही तो है। जी सर। एक बार फिर देखिएगा, तो मैंने बोला कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा है वह सेक्शन 1 से लेकर 75 तक, फिर उसके बाद 76 से लेकर 123 तक ये जो प्रोविजंस पहले थे अब रिपीट हो गए हैं, और रिपीट होकर क्या बन गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फिर उसके बाद 124 से लेकर 238 तक ये भी कॉन्ट्रैक्ट का भी पार्ट है, और 239 से आगे के प्रोविजन हमारे बन गए पार्टनरशिप एक्ट। तो अभी जो हमारे हाल फिलहाल में जो स्टडी में है इस एक्ट के अंतर्गत दो चीजें हैं, एक तो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 124 से लेकर 238 तक है। जनरल प्रिंसिपल्स उन सिद्धांतों को कहते हैं जो पूरे संविदा पर लागू होंगे, क्योंकि कुछ सामान्य बातें सिद्धांत बताए गए हैं, और जबकि हम इसमें देखें 124 से लेकर 238 तक ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और चार दिए हैं इसमें। एक हमें दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 124 और 125, और जो गारंटी 126 से शुरू होता है। इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 124 से लेकर 147 तक 124 टू 147 तक दे रखा है, और जब हम बात करें बेलमेंट का ये 148 से शुरू होता है 181 तक है, और जो एजेंसी है 182 से शुरू होता है और 238 तक है। तो टोटल हमारे चार प्रकार के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है ना, समझ में आया, चारों चीज समझ में आ गई। चार है, सेक्शंस याद होने चाहिए। जनरल प्रिंसिपल्स कॉन्ट्रैक्ट के 1 से लेकर 75 तक है। स्पेशल जो है वो आपके शुरू होते हैं 124 से, पहला है इंडेमनिटी, फिर है गारंटी, फिर है बेलमेंट, फिर है एजेंसी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फर्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन जो फर्स्ट है तो दो तीन चीजें बताता है आपको। एक तो इसका नाम, इसका विस्तार और इसका लागू होना। नाम, विस्तार और इसका लागू होना। नाम मालूम है आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और विस्तार का है संपूर्ण भारत पर, और लागू कब हुआ 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872। तो इसका नाम हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसकी लागू होने की जो डेट है वो है 1 सितंबर 1872। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। सेक्शन 2 आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, कुछ चीजों को बताता है, इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज या डेफिनेशन क्लॉज वो इसलिए होते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज या फिर डेफिनेशन क्लॉज इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी आप कोई बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, और उन शब्द का अर्थ क्या होगा, तो महत्वपूर्ण शब्दों को, बातों को, टर्म को वो एक जगह पहले ही बता देते हैं कि जब भी इस बेयर एक्ट में शब्द का प्रयोग हुआ होगा तो इसका अर्थ ये समझेंगे। तो इसमें कुल टोटल कितने शब्द दे रखे हैं, एफ जे तक, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज का डैश करके, टोटल 10। चूंकि आप पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ये लेटर्स होते हैं, तो टोटल कितने अल्फाबेट लेटर्स हैं 8। याद करने के लिए ट्रिक A B C D E F G H, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में H नंबर पे आ रहा है, मतलब टोटल क्लॉज है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 लेटर है, 8वें नंबर पे H आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कितने लेटर्स हैं 8, और ABCD में 8वें नंबर पर आ रहा है H। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में 2 के H में है, 2 के H में कॉन्ट्रैक्ट शब्द को बताया गया। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को देखते हैं, यानी 2H को देखते हैं।
तो 2H में लिखा है एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, यानी कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन बताई है तो इसमें लिखा है एन एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो वो संविदा है। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट को जो जोर दिया गया है, जो फोकस किया गया, वो एग्रीमेंट पर फोकस किया गया। कॉन्ट्रैक्ट में जो फोकस किस पर किया गया? एग्रीमेंट शब्द को। और इसके लिए क्या आवश्यक है? वो एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट को फोकस किया गया है और इसके लिए लिखा गया है कि जो एग्रीमेंट है वो है लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होना चाहिए। यानी कि एग्रीमेंट एक ऐसा भी हो सकता है जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब ये लग रहा है कि एग्रीमेंट दो प्रकार के लग रहे हैं। नंबर 1 इन्फोर्सिबल और नॉट इन्फोर्सिबल। इसका मतलब ये प्रतीत हो रहा है ना? तो आपके 2 के H में तो दे रखा है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। फिर 2 के G में, G तो उसमें लिखा है एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट। यानी कि कोई ऐसा एग्रीमेंट आपने किया जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो बन जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। और यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो वो बन गया वॉइड एग्रीमेंट। बात समझ में आ गई? यस सर। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें एग्रीमेंट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से बनता है और एग्रीमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? दो पार्टी। एग्रीमेंट तब बनेगा जबकि प्रॉमिस हो, और प्रॉमिस इस प्रकार के हो जो प्रतिफल का निर्माण करते हैं। एग्रीमेंट की परिभाषा में लिखा है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल, वे वचन जो हर एक वचन, मैंने दूसरा पढ़ लिया था, हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग, हर एक वचन या ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। यानी कि हर एक वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है वो करार कहलाता है। यानी कि ऐसा कोई वचन जो क्या क्रिएट कर रहा है, जो प्रतिफल क्रिएट कर रहा है, वह क्या होता है? करार होता है। और करार एग्रीमेंट किससे बन रहा है? प्रॉमिस से। प्रॉमिस कौन करेगा? पार्टी करेंगी। और प्रॉमिस कब करेंगी? जबकि आपस में वो किसी चीज की डीलिंग कर रहे हो। तो कुल मिलाकर हम ऐसे समझ सकते हैं कि एग्रीमेंट करने के लिए प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट चाहिए और एग्रीमेंट ऐसा हो जिसको लॉ द्वारा हम लागू करा सकें, क्योंकि एग्रीमेंट ऐसा भी हो सकता है जिसको हम लॉ द्वारा लागू नहीं करा सकते। तो कुल मिलाकर एग्रीमेंट के लिए जो हमने एग्रीमेंट की जो परिभाषा पढ़ी वो किससे? क्योंकि ई में एग्रीमेंट की परिभाषा बताई गई है। तो एग्रीमेंट की परिभाषा में क्या लिखा है? ऐसे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करते हो। यानी कि एग्रीमेंट के लिए कहीं ना कहीं वचन और कंसीडरेशन चाहिए। क्या इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अथवा एग्रीमेंट के लिए प्रपोजल चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, कंसीडरेशन चाहिए। तो इस प्रकार से तीनों चीजें चाहिए। तो कुल मिला के प्रपोजल 1 by 1 हम पढ़ते हैं, तो प्रपोजल पहले पढ़ेंगे। ठीक है? प्रपोजल किसमें है? 2 के A में। ध्यान रखिएगा प्रपोजल की जो डेफिनेशन दे रखी है 2 के A में है। मैं जरा बनाता हूं इसको। तो 2A में प्रपोजल की डेफिनेशन में हमें दो चीज जनरल बातें दिखाई पड़ रही हैं। जैसे एक व्यक्ति, यानी दो व्यक्तियों के मध्य कुछ बातें हो गई ना, हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। सपोज करो मैं अपनी इस घड़ी को इनको देना चाह रहा हूं, क्या इसे 10,000 रुपए में खरीदोगी? नहीं। तो मैंने अभी सोनाली को इस घड़ी के संदर्भ में कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कुछ मैंने क्या किया? इनसे प्रपोजल किया, क्या इस घड़ी को आप 10,000 रुपए में खरीदोगी? तो प्रपोजल में आप एक जनरल तरीके से खुद सोचिएगा, प्रपोजल में दो व्यक्ति होंगे, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ कहेगा, अपने आप से तो कहेगा ही नहीं। हाँ। क्या मैं खरीदूंगा? ऐसा तो है। यानी कि प्रपोजल में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ बात कहेगा। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर, है ना, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी बात कहेगा।
ठीक है, किस क्या, और ये बात है, यही विल है। विलिंगनेस जो शब्द का प्रयोग हुआ है, ये बात है। बात का मतलब ऑफर है। मैं अपनी ऑफर, यहां पर जो शब्द विलिंगनेस है, इसका मतलब है बात, इसका मतलब है ऑफर, या वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। हाँ अपनी इच्छा, कुछ भी आप लिख लीजिए। तो यहां पर जो विल शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इस मोबाइल को लेकर के अपनी कुछ बात कहना चाह रहा है। तो ये क्या, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी कोई बात मोबाइल को देखने के संदर्भ में कहता है ना, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो when one person signifies to other, तो यहां पर दो शब्द हैं महत्वपूर्ण शब्द, एक तो है signifies, और ये जो विलिंगनेस है, यही ऑफर है, यही प्रपोजल है, यही विषय है, यही बात है ना। तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ऑफर का कम्युनिकेशन किया गया। ऑफर को ही हम ऑफर बोल लो, प्रस्ताव बोल लो, प्रपोजल बोल लो, बात बोल लो, कुछ भी बात बोलेंगे, वही शब्द है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई ऑफर करता है ना, तो यहां पर लिख रहे करता है, ये है आपका सिग्निफाइज। क्या मेरी बात, अब जैसे मैं बोलूं, क्या मेरी बात पीछे भावना तक पहुंच रही है जो मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब सिग्निफाई हो रही है। सिग्निफाई का मतलब पहुंच रही है, संज्ञापित हो रही है। हिंदी में जो शब्द का प्रयोग हुआ है, जब एक व्यक्ति किसी बात, जब एक व्यक्ति अपनी रजामंदी किसी अन्य को संज्ञापित करता है, तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपनी ऑफर का, अपनी बात को संज्ञापित करना। तो सिग्निफाइज का मतलब है संज्ञापित करना, अर्थात उस बंदे तक बात पहुंचनी चाहिए। अब मैंने कोई बात बोली, ऊपर से जहाज आ गया, लाइन कट गई, या उसने सुनी ही नहीं, या उसका ध्यान कुछ कहीं और था, या लेटर पहुंचा ही नहीं, तो कुल मिलाकर के दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने पर प्रपोजल होगा। और ये सेक्शन 4 में भी लिखा है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीट, कि प्रस्ताव की संसूचना कब कंप्लीट होती है, तब कंप्लीट होती है जब उसके अगले व्यक्ति की नॉलेज में वो बात आ जाती है। सेक्शन 4 में लिखा है When it come to knowledge of the when it come to the knowledge of other person to whom the proposal is made। समझ में आ रहा है ये बात? तो यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ, when one person signifies his willingness, when one person signifies his willingness, signifies, अच्छा यहाँ पे दूसरा एक शब्द है क्या, when one person signifies to other, यहाँ पर एक शब्द इसको भी ले लेते हैं, signifies to other his willingness। तो जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पहुंचाई, his willingness, समझ में आया ना? जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पहुंचाई, किसके लिए बात पहुंचाई? मैं इनसे बोल रहा हूं, क्या सोनाली इस मोबाइल को खरीदोगी? तो यहां पर मैं, ये जो सोनाली है, इससे इसलिए बात कही जा रही है, कि वो खरीदे। तो जो ऑफर किया जाता है, कुछ काम को करने के लिए किया जाता है, या फिर करने से विरत रहने के लिए किया जाता है। तो ऑफर का एक उद्देश्य होता है। ऑफर का उद्देश्य है कि मैं जिस बंदे से ऑफर कर रहा हूं, उस ऑफर पर उसकी अनुमति प्राप्त करूं। तो जो ऑफर किया जाता है वह विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर, दूसरे व्यक्ति से, इसने इसको यदि ऑफर किया इस मोबाइल को लेकर के, तो इसलिए किया क्योंकि ये बंदा इसकी ये जो मोबाइल बेच रहा है 10,000 रुपए में, इसकी अनुमति ले ले। तो करने के लिए, क्या करने के लिए? भैया मुझे 10,000 रुपए देकर मोबाइल ले लो। तो ये 10,000 रुपए मोबाइल देना चाह रहा है, परंतु देगा तब जबकि वो लेने के लिए तैयार होगा। तो उद्देश्य तो इसका यही है ना कि मुझे इससे 10,000 रुपए लेने हैं, इस डील पर इसकी हाँ करवानी है। तो एक व्यक्ति ने इससे कहा, और पहले के समय में एक्चुअली मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, और कई जगह पर जो डीलिंग हुआ करती थी, हो सकता है दूसरा व्यक्ति दूसरे गांव में रह रहा हो। सन 1872 की बात है, आप सोचो 1872, क्योंकि जब आपके पापा या चाचा या दादा की शादी हुई होगी, तो बोलते हैं दादा की, या फिर किसी 60 साल के व्यक्ति की या उससे बड़े उम्र के व्यक्ति की, तो वहां पर जब उनकी शादी हुआ करती थी, यदि उन्हें घड़ी और साइकिल मिल गई, तो गांव गांव में नाम हो जाया करता था, घड़ी और साइकिल। और मोबाइल तो बहुत अभी आया है। हाँ, अगर रेडियो भी आ गया तो फिर क्या हो गई? सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया शादी हो गई, नाम हो जाया करता था। तो इसलिए हो सकता है डीलिंग हो रही हो, तो व्यक्ति सामने ना हो, तो पत्र द्वारा पहुंचे वो चीज, किसी दूत के द्वारा वो बात पहुंचे, है ना? तो इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि तुम मेरे इस खेत को खरीदोगे, मैं इतने पैसे में बेचना चाह रहा हूं। अब मैंने पत्र लिखा, पत्र पहुंचा ही नहीं, या फिर मैंने अपने दोस्त को दे दिया था, उसने वहां तक पहुंचाया ही नहीं, तो मेरा ऑफर यहां तक कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑफर? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर
to the offer is necessary. Communication of offer is very much essential for the completion of proposal. ध्यान रखिए, प्रपोजल की पूर्णता होने के लिए ये अति आवश्यक है कि प्रपोजल दूसरे व्यक्ति के संज्ञान में आ जाए। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज वेरी मच एसेंशियल, दूसरे व्यक्ति के ज्ञान में वो ऑफर आना चाहिए। तो जो कम्युनिकेशन बोल रहे हैं यही सिग्निफाइज है, सिग्निफाइज यानी कि संज्ञापित। संज्ञापित कब होगा? जब दूसरे व्यक्ति में वो संसूचना, वो बात, वो तथ्य पहुंच जाए, ज्ञान में आ जाए। जैसे बोलते हैं ना, मुख्यमंत्री आए, उन्होंने अपनी इस बात को अपने संज्ञान में लिया। संज्ञान का मतलब उसकी बात अब उनके दिमाग में आ गई, उनके कानों में। तो प्रपोजल के लिए कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल टू अदर पर्सन इज वेरी मच नेसेसरी। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा यानी कि ऑफर यानी कि बात संज्ञापित हो जाए। किसके लिए संज्ञापित हो जाए? कोई काम करने या करवाने के हाँ, वो इसलिए मैं चाह रहा हूं प्रपोजल के अंतर्गत जो विषय है, प्रपोजल में कुछ ना कुछ बात होगी। यस सर। क्या बात थी? भैया ये काम कर लो, ये मत करो। तो जो बात है वो ये है, विषय ये है। उद्देश्य क्या है? हाँ करवाना और उस तक पहुंचना। तीन चीज मुझे नजर आ रही है प्रपोजल में। एक तो पहुंचना, मेरी बात दूसरे तक पहुंचना, और बात क्या थी? और तीसरा उद्देश्य था मेरा जो उद्देश्य था उसकी हाँ करवाना प्रपोजल पर, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। याद हुआ प्रपोजल में? when one person signifies to other his willingness for what? To do or to abstain from doing something. उद्देश्य क्या है? To obtain the assent of other person. Then it is a proposal. तो प्रपोजल के यदि एलिमेंट देखे जाए तो कितने हो सकते हैं? 3। यदि प्रपोजल के हम एलिमेंट देखें, यदि मैं डेफिनेशन देखूं तो मुझे 2-3 नजर आ रहे हैं। व्यक्ति होंगे, दो व्यक्ति होंगे। प्रपोजल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया गया हो, अर्थात हम सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं दो व्यक्ति। दूसरा सिग्निफाइज, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज वेरी मच नेसेसरी, सिग्निफाइज। तीसरा विलिंगनेस, अपनी इच्छा का संज्ञापित होना, यानी कि ऑफर का संज्ञापित होना आवश्यक है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड या सिग्निफाइज। और किसके लिए? टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करना। ये बात समझ में आई? यस सर। बताइए इसमें किसी को दिक्कत हो तो।